हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग थियरीज आपको पढ़ा दी। बिल्कुल ये चीज़ें, ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी दिखेगा, रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें जितने क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आएंगे वो ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बिल्कुल थियरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स इसका एक चैप्टर के साथ टचअप होगा, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। जितने भी रेडियो एक्टिविटी हैं, आपको मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, तो ये क्या है, दोनों चैप्टर के साथ मिक्सअप है। तो आपको अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ लो तो भी केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल, जैसे टी हाफ निकालना, जो एन की वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड नॉट, जो आफ्टर टाइम टी कितना रिमेनिंग है, कितना डिकम्पोज हुआ, हाफ लाइफ कितने हैं, एवरेज लाइफ कितना है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते बच्चों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ 10 क्वेश्चनों का एक पीपीटी तैयार की है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपके पास दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रिएक्शन। क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत अच्छे से समझो। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम द रेस्ट। कहता है बताओ इन चारों में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन सबसे अलग है। अच्छा, पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है? पॉजिट्रॉन मतलब क्या होता है, ऐसे ही तो लिखते हैं, यही तो है पॉजिट्रॉन का सिंबल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं के कैप्चर की बात करूं तो के कैप्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। बिल्कुल सर जी। और अगर मैं बात करूं बीटा की, बीटा क्या होता है? ये तो बीटा डीके होता है, यानी एमिशन होता है, ठीक है। और अगर मैं गामा डीके, गामा रेडिएशन की बात करूं तो गामा रेडिएशन क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे हो आप। गामा रेडिएशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अब आपको देखो कि अगर मैं बात करूं पॉजिट्रॉन एमिशन की या के कैप्चर की या बीटा डीके की, हर एक केस में आपका जो n/p रेशियो है वो डॉटर एलिमेंट का जो मेन है यानी मदर से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन अगर मैं गामा डीके की बात करूं तो गामा डीके में n/p रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। n मतलब क्या? न्यूट्रॉन, और p मतलब क्या? प्रोटॉन। चेक करके हम देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं इस जगह पे जैसे 14, ठीक है, 14n7 ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया 14,6c में, यानी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस किस में चेंज हो गया? कार्बन के न्यूक्लियस में। और साथ में इसने दे दिया आपका +1 0। न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करना तो मैंने सिखा दिया था। तो देखो इस जगह पे एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो गया। अब इसका n/p का रेशियो बच्चों देखो क्या होगा? 14/7। यही तो होगा, गलत बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल गलत बोल रहा है, n/p बोला है ना, ये तो मास नंबर है। नाइट्रोजन न्यूट्रॉन कितना है? 7, यानी n/p का रेशियो, पार्डन, जो आपका n/p का रेशियो इस जगह पे क्या है आपका? 1 है, ठीक है। और अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो n/p का रेशियो क्या होगा? जल्दी बता दो। n इसमें क्या है? 8/6, ठीक है। n/p का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो देखो रिएक्शन में n/p का रेशियो चेंज हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं के कैप्चर की, जैसे मैं ले लूं AU 79, ठीक है, 194, इसने एक इलेक्ट्रॉन यानी के कैप्चर किया। ये सब रिएक्शन मैं बता चुका हूँ। ये बन गया आपका क्या? प्लैटिनम में चेंज हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब देखो फिर से अगर इसका मैं n/p का रेशियो देखता हूँ और इसका n/n, खुद ही तुमको समझ में आ रहा है, यहाँ प्रोटॉन 79, यहाँ प्रोटॉन क्या है? 78 है, यानी कहीं ना कहीं n/p का रेशियो चेंज हो गया। तो फिर से ये क्या बोलेंगे कि ये एक इसके जैसा सिमिलर रिएक्शन में आ गया। अगर मैं बात करूँ बीटा डीके की, बीटा डीके में अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 6c14, समझना, ये आपका डीके होके दे दिया 714n और साथ में निकल गया इलेक्ट्रॉन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? फिर से देखो इसका n/p और इसका n/, देखो ना p अलग अलग है तो n/p का रेशियो सेम होगा? नहीं। इन तीनों केस में मैंने क्या देखा? n/p रेशियो बोला। लेकिन आपको पता है गामा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई उसमें मास नहीं होता,
ठीक है, वो क्या बोलता है देखो ऐसा तो कहते हैं कि भैया डुअल नेचर होता है, मास भी होता है और आपका वेव नेचर भी होता है, लेकिन ये काफ़ी फास्ट मूविंग होते हैं, तो भैया ये रेडिएशन होता है, इससे कोई मास में फर्दर चेंजेस नहीं नोटिसेबल होते हैं। तो इसका मतलब n/p रेशियो चेंज नहीं होगा। बाकी फर्स्ट 3 में n/p रेशियो में चेंज हुआ तो इन तीनों के रिएक्शन जो होंगे सिमिलर होंगे। किसके सिमिलर नहीं होंगे? बीटा डीके का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बच्चों आंसर होगा दैट इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको रब करता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, आयनाइजिंग पावर, याद करो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, आयनाइजिंग पावर, पेनिट्रेशन पावर, वेलोसिटी, नेचर। आपको पता है आयोनाइजिंग मतलब कौन आयोनाइज कर देता है जल्दी से। आपको पता है किसका मास सबसे ज़्यादा है? आपको पता है अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग लिखते हैं हीलियम प्लस प्लस आयन। अगर मैं बीटा की बात करूं तो ये क्या है बच्चों? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, ये बीटा जो है क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं गामा की बात करूँ तो गामा आपका क्या है? जल्दी बता दो बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बताओ मास किसका ज़्यादा है? अल्फा का, यानी ये आयनाइज करने की ताकत सबसे ज़्यादा होगी। क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप कह सकते हो कि सर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत थियरी पेपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं न्यूमेरिकल आएंगे जो कि केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में भी आप देखोगे। चलो मैं इसको रब करता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट सेगमेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, कहता है गामा रेज आर एमिटेड। गामा रेज है क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो आपको पता है n/p रेशियो को तो उससे इंपैक्ट नहीं होगा। n/p रेशियो में कब चेंज होगा? जब पॉजिट्रॉन एमिशन होगा या अल्फा पार्टिकल निकलेगा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा या बीटा डीके होगा। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखो, आपको पता है गामा रेडिएशन मतलब एनर्जी पोजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो एक्सेस एनर्जी पोजेस्ड बाय अ न्यूक्लियस आफ्टर। यानी आपको पता है जब अल्फा और बीटा निकलता है, जो अल्फा और बीटा निकलेगा नहीं, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होगा, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी चेंजेस हैं, और वही एक्सेस ऑफ एनर्जी जो होता है जिसके चलते जो है गामा रेज एमिटेड होता है। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका बच्चों? बी। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वी कैन से दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये बहुत आसान है, हो सकता है बहुत जल्दी से। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो अब देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली है क्या? अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, तो सर रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन होता है। यही तो होता है, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, spontaneous emission of beta particle and spontaneous emission of gamma rays या gamma radiation। यही तो होता है। अच्छा, ये दोनों क्या हैं? आपके चार्ज्ड हैं, और ये वाला जो है आपका क्या है? अनचार्ज्ड है, यानी ये तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Am I right? Yes sir। अब कहता है कि बताओ कि रेडियो एक्टिविटी को कौन सा बताता है। यानी आपको पता है एक तो चार्ज है, चार्ज के लिए अलग चीज़ की ज़रूरत होगी पता करने के लिए, और अगर अनचार्ज है तो उसके लिए अलग ज़रूरत पड़ेगी। यस, तो जो डिवाइस है वो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए दो अलग अलग होगा। अगर चार्ज पार्टिकल को मेज़र करना है तो मैंने क्या बोला था सर? GM काउंटर का यूज़ करते हैं, याद आया? और अगर अनचार्ज को करना है तो क्या बोला था मैंने? सेंटिलेशन काउंटर का यूज़ होता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसमें
कलर कैसे होता है, जैसे इनविजिबल रे आती है तो एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की जैसे कि अनविजिबल रे को पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल जनरली कौन सा हम लोग यूज करते हैं, याद करो ZNS सरफेस का यूज, के साथ और भी यूज होता है, जनरली हम लोग ZNS सरफेस यूज करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए दो काउंटर बेस्ड होते हैं, एक GM काउंटर जो चार्ज पार्टिकल्स को मेजर करते हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल को पता करते हैं, और दूसरा अनचार्ज पार्टिकल यानी रेडिएशन को, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटिलेशन काउंटर। तो बोलो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पूरा सामने में दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं इसको रब करता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या है, सक्सेसिव एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल बाय एन एटम ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अच्छा, कहता है कि एक ही साथ में आपका एक बार अल्फा पार्टिकल निकला है, ठीक है, अल्फा, एंड साथ में क्या निकला है 2 बीटा। तो 1 अल्फा और 2 बीटा निकलने से कहा है कि न्यू एलिमेंट जो डॉटर एलिमेंट है उसका पेरेंट एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, आइसोटोप्स होगा, आइसोबार होगा, आइसोमर होगा, आइसोटर्स होगा, जो भी आइसोटोन्स होगा। अच्छा समझो कि सिंबल में लिख देता हूं कि कोई न्यूक्लियस है X जिसका मास नंबर है जिसका एटॉमिक नंबर है Z एंड मास नंबर है A। ठीक है, इसमें से क्या निकल गया बच्चों, जल्दी से बता दो, 1 अल्फा पार्टिकल निकल गया, 1 अल्फा पार्टिकल निकल गए। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही 1 अल्फा पार्टिकल निकला तो सिंपल सी बात है, इसका मास नंबर कितना कम हो गया 4, और एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया 2 डिजिट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है कितने बीटा पार्टिकल निकले, 2 बीटा। आपको पता है एक बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीमेंट होता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो चलो अब एटॉमिक नंबर मेरा क्या है Z-2, 2 बीटा निकल गया तो एटॉमिक नंबर में कितना इंक्रीज होगा, 2 यूनिट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे W बन गया। एटॉमिक मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एटॉमिक नंबर में Z-2 + 2। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। तो जो आपका न्यू जो बना, जो डॉटर एलिमेंट बना, जो डॉटर न्यूक्लियस बना, उसका सिंबल क्या है, WZA-4। अब इसको हम ओल्ड वाले से, यानी जो हमारा पेरेंट है, एक्चुअल पेरेंट है, उसके साथ कंपेयर करें तो देखो दोनों का Z क्या है बच्चों, एकदम सेम है। जब दोनों का Z सेम है यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है तो वो कौन सा पेयर बनाते हैं सर, आइसोटोप्स बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर क्वेश्चन नंबर 5 D इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक रिएक्शन आपका दिया हुआ है 21084। व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज 21084 पोलोनियम। ओके, इट गिव्स यू 20682 Pb lead एंड प्लस 42He यानी हीलियम। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, हीलियम मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल। अब कहता है कि बोलो प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ PO, यानी ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में पोलोनियम का पोजीशन क्या होगा। ये तो तुम डायरेक्ट भी जानते हो कि पोलोनियम को ग्रुप क्या मिलता है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली में रहता है। ये तो पढ़े हो ना, बिल्कुल, ये तो भैया ऑक्सीजन फैमिली में है। लेकिन भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बता दो, बिल्कुल बताते हैं। चलो ये तो पता है ग्रुप 16, और इसको अगर ब्रिटिश फॉर्म में लिखते हैं तो 6A लिखते हैं। तो आंसर तो हमें पता है नॉर्मल कंडीशन से। लेकिन कहता है कि PO इन द, अगर लेड बिलोंग्स टू 4A, आपको पता है, याद करो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने पढ़ाया था, जब पेरेंट एलिमेंट पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है अगर एक अल्फा पार्टिकल के चलते, यानी अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तब जो डॉटर एलिमेंट बनते हैं उसका जो पीरियड होता है वो 2 स्टेप पीछे आ जाता है। यानी अगर PB का पीरियड 4A है तो डेफिनेटली है कि उसके
पेरेंट का 2 स्टेप आगे चला जाएगा, तभी तो 6SO4A हुआ, यानी ग्रुप 14 का है। ये पीबी किसका है? ग्रुप 14 का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली में आता है, जानते हो ना, ग्रुप 14। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग एक अल्फा पार्टिकल निकलने से डॉटर का पीरियोडिक टेबल जो ग्रुप है 2 स्टेप पीछे आ जाता है, लेकिन बीटा निकलने से क्या होता है? 1 स्टेप आगे चला जाता है, याद रखना। तो आप तुरंत समझ में आ गया क्या हो जाएगा 6 से। कभी कभी बुक में क्या करते हैं पता है, इसको 4A नहीं मान के इसको 4B लिख देते हैं, जो कि थोड़ा रॉन्ग है। तो अगर इसको 4B लिखा तो आंसर में याद रखना 6B पे टिक करना, लेकिन यहाँ तो बहुत सही से दिया हुआ है 4A, तो फिर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 का B इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, मैं अब इसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसा टफ है नहीं। चलो बताओ, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ 4N सीरीज, कितनी रेडियो एक्टिव सीरीज होती है? थोड़ा सा रिवीजन भी साथ साथ हम करते जाते हैं। बिल्कुल सर, होता है 4N सीरीज, यस सर। उसके बाद 4N+2 सीरीज, इसको क्या बोलते हैं? थोरियम सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम सीरीज। उसके बाद 4N+3 क्या बोलते हैं? एक्टिनियम सीरीज। अब बोलोगे साहब बीच में कहाँ गया? बीच में एक और भी है 4N+1 नेपच्यूनियम सीरीज। ये तीनों सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है? पीबी होता है। लेकिन क्या होता है बच्चों? पीबी होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है नेपच्यूनियम सीरीज, इसका लास्ट जो होता है बिस्मथ होता है बच्चों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये थोरियम फर्स्ट होता है, इसका यूरेनियम 238 होता है और इसका यूरेनियम 230, जानते हो लास्ट सबका क्या होता है? पीबी। पीबी का कौन होता है अगर 4N सीरीज की बात करें तो सबको पता है 20882। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 हम कह सकते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दीज आर द 4 रेडियो एक्टिव। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, इसको तो कभी कभी इसके जो है लास्ट एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए इसको अलग से पढ़ लेते हैं, लेकिन होता टोटल 4 है, 4N, 4N+1, 4N+2 एंड 4N+3। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं सर, इट्स सो इजी, वी कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब थोड़ी देर रुको, 1 मिनट। अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा हम समझ ले बच्चों। देखो तो क्या है, कहता है 234U हैज़ 92 प्रोटॉन एंड 234 न्यूक्लियॉन्स। बहुत अच्छी चीज़ कहा है, इसने कहा है कि इसमें 234 न्यूक्लियॉन्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियॉन्स होता है। बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल सा है कि इसकी वैल्यू दी हुई है 234 और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता क्या है बच्चों? ए मतलब क्या? मास नंबर। पता चल गया? बहुत। इट डीके बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, यानी जो सिंबल होगा वो लिखेंगे U 234 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 92, ये सिंबल है। अब कहता है इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, एमिट हुआ, देयर इज एमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल। 1 अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या बनेगा? X यहाँ लिखेंगे 230 और यहाँ लिखेंगे 90 प्लस 42He, यही तो होता है। बिल्कुल सर। अब आपको पता है 90 किसका एटॉमिक नंबर होता है सर? थोरियम का होता है। तो समझ में आ चुका है 230 थोरियम। सो क्या हो जाएगा, यानी इस केस में हम क्या कह सकते हैं? X आपका क्या है? थोरियम है, 90 थोरियम और 230 इसका क्या है? आपका मास नंबर है। लो, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 वी कैन इजीली से दैट इज C इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड। Am I right? Yes sir, you are absolutely right। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलो अब बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लूं? यस सर, डेफिनेटली देखिए। चलो ये मुझे आप बता दो, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ये बताओ, एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है?
देखो ये सब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लिए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए सर इतने इजी, हाँ इतने ही इजी आते हैं। अच्छा आपको पता है टी हाफ अगर पूछूं तो टी हाफ इज इक्वल टू, सबको पता है 0.693 अपॉन के, या लेमडा लिख दो, बिल्कुल। अच्छा अगर मैं बोलूं 1 अपॉन लेमडा, तो ये याद रखना इसको क्या बोलते हैं, TAV एवरेज लाइफ बोलते हैं क्या, बिल्कुल। तो अगर रिलेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन लेमडा, लेमडा के जगह क्या लिखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू TAV। बहुत अच्छा, ये ऊपर चला गया तो 1 अपॉन 0.693, ठीक है, इनटू टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा TAV एवरेज हाफ लाइफ। अच्छा 1 अपॉन 0.693 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा बच्चों 1000 डिवाइडेड बाय 693 इनटू टी हाफ इज इक्वल टू TAV, एवी फॉर एवरेज लाइफ। इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी क्या हो जाएगा TAV is equal to 1.44 T half. This is the complete question. T average life is equal to 1.44 into T half. तो what is the answer? या तो तुरंत बता सकते हो सर, C is the correct option, 1.44 times of the half life. For question number 9, we can say C is the correct option. ठीक है, बहुत अच्छा। अब रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दो। क्या आपने इसको देख लिया, इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया था, आई होप सो आपको याद होगा। चलो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं, बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट remains 1/10 of the original radioactivity after 2.303 सेकेंड, हाफ लाइफ बताओ। आपको पता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यानी हाफ लाइफ अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये तो लिखेंगे, लेकिन के तो हमें पता नहीं। बहुत अच्छी बात है, के का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन AT। यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा अगर मैंने A0 को मान लिया 1, ठीक है, तो बताओ AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 10। क्या कोई क्वेश्चन में कहा है AT इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, पुट कर दो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 1 अपॉन 1/10, ठीक है, k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2.303 बोला है ना, अपॉन t बोल दिया है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला है, t के जगह 2.303 डाल दो, t के जगह 2.303 लॉग 10, बहुत अच्छी बात है, ये कैंसिल हो गया, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बहुत अच्छा। तो बताओ टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0.693 अपॉन के, यानी 0.693 अपॉन 1, यानी टी हाफ आपका क्या आ गया बच्चों 0.693। आ गया समझ में, बिल्कुल सर। तो क्या ऑप्शन है बच्चों जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 10 इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते इस चैप्टर में, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा सा मेमोरी में याद रखना, अल्फा बीटा पार्टिकल का नेचर, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, देन n/p जो मैंने बताया था, कब जो है पॉजिट्रॉन एमिशन होता है, कब बीटा पार्टिकल एमिशन होता है, वो कर्व बताया था, यस सर आपको याद है। फिर एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है, बाकी तो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं, तो स्पेशल कुछ भी नया नहीं है। तो बच्चों क्या मैं आपसे विदा ले सकता हूँ, यस सर आप विदा ले सकते हो। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, थ्योरी को प्रैक्टिस करो, एंड डेफिनेटली माय फ्रेंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। बाय बाय, थैंक यू सो मच।